हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के एडवांस पीवाईक्यूज के बारे में। ठीक है, थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब सीधे पीवाईक्यू के डिस्कशन की बात आ गई है, तो हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये हम सारे लोग जानते हैं कि हमें पीवाईक्यूज कहाँ पे मिल रहे हैं। texturcam.in पे जाके कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो पीवाईक्यू पहुंच जाओगे, और पीवाईक्यू से वहाँ से सेल्फ अटेम्प्ट शीट और क्वेश्चन मतलब सोल्यूशन शीट दोनों डाउनलोड करे जा सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो स्टेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, थोड़े से हैं, मतलब थोड़े का मतलब थोड़े सा ही है। ठीक है ना, क्योंकि एडवांस है, हर चैप्टर से एक सवाल अगर एक साल में आ जाए तो बड़ी बात है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2022 का आया हुआ सवाल है, ध्यान से देखेंगे और इसे समझेंगे पहले कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, और फिर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन हो सकती है, क्योंकि मतलब क्यूब व्यूब यूज़ होते हैं, इसलिए कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सवाल इजी होता है। देखते हैं कैसे करता है। एटम एक्स ऑक्यूपाइज द FCC lattice sites as well as alternating tetrahedral void of the same lattice. The packing efficiency of the resultant solid is close to. तो पैकिंग एफिशिएंसी का सवाल है, और ये कह रहा है कि जो एक्स एटम्स हैं, एक्स एटम्स आर प्रेजेंट कहाँ कहाँ, एक्स एटम्स आर प्रेजेंट कहाँ पे हैं, प्रेजेंट ये देखना जरा भाई, कहाँ पे हैं। ऑल द लेटेस्ट साइट्स, यानी कि नंबर ऑफ एक्स एटम्स साइट ऑफ FCC लेटेस। तो नंबर ऑफ एक्स एटम्स कितने आ गए यहाँ से। FCC में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं, 4। देखो भाई, अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो हमें टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा जो कि ए क्यूब है, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता करने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए अभी तक आ गए, एक्स की वैल्यू आ गई 4, नंबर ऑफ एटम्स आ गए 4। और कहाँ पे हैं, एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एट ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होते हैं, अगर ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे हैं एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ TD वॉइड्स कितने होते हैं इन FCC, होते हैं 8। तो एक्स एटम ऑक्यूपाइज कितने कर लिए, 4 कर लिए। तो अब नेट एटम्स कितने हो गए, नेट एक्स एटम्स कितने आ गए, नेक्स्ट एटम एक्स एटम्स आ गए कितने, 4 + 4 यानी कि 8 आ गए। 8 एटम जो आ गए वो हमारे पास नेट आ गई कि कितने एटम एक्स के थे जो लेटेस में थे। अब बात निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। और टेट्राहेड्रल वाइड पे है अगर, तो तुम ध्यान से सोचो कि अगर हम क्यूब बना लें, ठीक, अगर हम एक क्यूब फॉर्म करें और एटम्स को कहाँ लगाएं, फेस सेंटर्स पे लगाएं, कॉर्नर्स पे लगाएं, और ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे भी लगाएं। अगर हम ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड पे लगाएंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन कहाँ होती है, कॉर्नर पे एटम है, फेस सेंटर पे एटम है, कॉर्नर पे एटम है, और ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड पे भी एटम है। ठीक, ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड वाला जो एटम होगा वो नियरेस्ट नेबर होगा, इसे डायरेक्टली टच कर रहा होगा, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड है, जो ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड है, या जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, वो कॉर्नर से कितनी दूरी पे है, √3a/4 की दूरी पे है। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड कॉर्नर, अगर तुम्हें थ्योरी नहीं क्लियर है फिर तो दिक्कत है। अगर तुम्हें टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं दिख रहा है, उनकी डिस्टेंस नहीं पता लग रही, तो थ्योरी को रेफर करो। ठीक, कॉर्नर इज कितनी है, √3a/4 की डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक, अब √3a/4 की डिस्टेंस पे आ गए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। तो जो r की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, √3a/8, या फिर a की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 8r√3। ठीक, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी हमें परसेंटेज में निकालनी है, बिल्कुल ठीक। पैकिंग एफिशिएंसी हमें परसेंटेज निकालनी, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टोटल एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, बात समझ में आ रही है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बिकल लेटेस, क्यूब क्यूब मान लेते हैं सीधे, क्यूब इनटू 100।
ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए यार, 8 एटम्स आ गए। एक एटम का वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 8r/√3 का क्यूब इंटू 100। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसे अगर सॉल्व कर दें तो आ जाएगा 8 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख दें डिवाइड बाई 3 इंटू ऊपर चला जाएगा 3√3 क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, ये आ गया 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 100। बस इसे अब सॉल्व करना है तो देखो ये तो आराम से सॉल्व हो जा रहा है। ये कैंसिल हुआ इससे, ये कैंसिल 11 बचा यहाँ पे और ये बचा यहाँ पे, गया हट गया। ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आ गया क्या, ये कितना आया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और कितना बचा, तो ये बचा 11√3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 8 इंटू 100। तो इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो 34.04 आ जाएगी। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, 34% लिख देंगे। तो आराम से आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन इतनी तो करनी पड़ेगी। 34.04% का मतलब ऑलमोस्ट हम क्या लिख दें, 35% लिख दें, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आसपास के दिए हुए हैं, इसीलिए क्लोज टू पूछ रहा है। वैसे भी तो 34 तो 35 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से वो सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने क्या किया, पहले नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम्स निकाले और फिर ये बात ध्यान रखी कि लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कहाँ पे होती है। अगर तुम्हें ये बात याद है तो फिर सवाल लगाने में दिक्कत ना के बराबर होगी। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 2021 का है, कह रहा है कि फॉर द गिवन क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉल्ट मेड ऑफ एक्स एंड वाई आयंस, ठीक है, एनाइंस शोन आयंस ऑफ द ओनली वन फेज आर शोन फॉर क्लैरिटी द पैकिंग फ्रैक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली। इसमें भी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो अगर ध्यान से देखो तो x कहाँ पे है, x हमारा है फेस सेंटर पे और y कहाँ पे है, y कॉर्नर पे है और दो y एटम्स आपस में एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं। y क्या है, y हमारा एनाइन है, r माइनस लिख लेते हैं और इसे r प्लस लिख लेते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ x एटम्स कितने आ गए, नंबर ऑफ एक्स एटम्स आ गए पैकिंग एफिशिएंसी के लिए 1/2 इंटू 6 फेसेस से तो 3 आ गए। और नंबर ऑफ वाई एटम्स कितने आ गए, नंबर ऑफ वाई एटम्स केवल कॉर्नर पे लगे थे तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/8 इंटू 8 यानी कि 1। तो अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालें, पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4/3 पाई आर प्लस का क्यूब, क्योंकि आर प्लस क्या है, कैटायन है, एक्स क्या है, कैटायन है, प्लस 1 इंटू 4/3 पाई आर माइनस का क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब ए और आर में रिलेशन पता है कि ए इज इक्वल टू है 2r माइनस के बराबर, तो आर माइनस की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू हम 2r माइनस के बराबर रख देंगे। ठीक, सिंपल बात है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों देखो आपस में टच कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब देखना भाई जरा कि जो आर प्लस और आर माइनस है, अगर हम आर प्लस अपॉन आर माइनस देखें तो ये फेस सेंटर पे है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ रही होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बराबर आ रही होगी, तो 0.414 हम लिख सकते हैं। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो किसके बराबर आ रही होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बराबर आ रही होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.414 लिख सकते हैं। अब इसे जरा सॉल्व कर दो तो एफिशिएंसी किसके बराबर आ जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो 4/3 पाई कॉमन ले लें और ये आ जाएगा 3r प्लस का क्यूब प्लस r माइनस का क्यूब डिवाइडेड बाय 2r माइनस का क्यूब। ठीक, अब हम r माइनस कॉमन ले लें तो हो गया 4/3 पाई r माइनस का क्यूब, इसे लिखने 3r प्लस अपॉन r माइनस का क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस का क्यूब इंटू 8। ठीक, r प्लस अपॉन आर माइनस की वैल्यू पता है, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया तो ये आ गया 4/3 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 इंटू 0.1414 का क्यूब प्लस 1। अब यार ये क्यूब तो निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस कैलकुलेशन को करोगे तो जो आंसर आ जाएगा वो 0.634 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे तो 0.63 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर आ जाएगा यार। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 0.414 का क्यूब लिखना बहुत मेहनत का काम है, ठीक। ये तुम्हें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। अब एडवांस में सवाल आ जाए, इससे हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते, ठीक। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, इफ द यूनिट सेल ऑफ अ मिनरल हैज क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन आइटम। अगर क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स है तो मतलब ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ठीक। और एफसीसी लैटिस है, कैसा लैटिस है, एफसीसी लैटिस है। एफसीसी लैटिस है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आ जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आ जाएंगे 8, सॉरी 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आ जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे कितने, 8। अब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है पता है 8 होता है, कह रहा एम फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम आयंस। तो एल्यूमिनियम आयंस ने अगर एम फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर लिया तो एम आ गया एल्यूमिनियम में और +3 चार्ज था एल्यूमिनियम का। और मैग्नीशियम ने कह रहा है कि एन फ्रैक्शन है पाई की और मैग्नीशियम का चार्ज +2 है। तो अगर हम इसे चार्ज को बैलेंस कर दें, चार्ज बैलेंस कर दें, यहाँ से चार्ज बैलेंस कर दें हम, अगर हम चार्ज बैलेंस करें तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी और m की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो बन जाएगा MgAl2O4 और ये स्पाइनल स्ट्रक्चर है। कैसा है, स्पाइनल स्ट्रक्चर है। अब m कितना आया, m आया हमारे पास 2। तो 2 का मतलब कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और n की वैल्यू आई 1 जो 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सिंपल, आसानी से समझा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अगर तुम करोगे, PYQs लगाए होंगे तो ये सवाल तुम्हें आसानी से लग गया होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द अरेंजमेंट ऑफ x माइनस आइंस अराउंड a प्लस आइंस इन अ सॉलिड ax इज गिवन इन द फिगर इफ द रेडियस ऑफ x माइनस इज 250 पिकोमीटर देन द रेडियस ऑफ m, ठीक है। तो a प्लस जो है वो कौन से वॉइड में, ये वॉइड कौन सा है, ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से। इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हमें पता है कि r प्लस अपॉन r माइनस की जो वैल्यू होती है वो 0.414 होती है। r प्लस और r माइनस की वैल्यू कितनी होती है, 0.414। तो हमें a प्लस की वैल्यू निकालनी है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.414 इंटू 250। तो इसे सॉल्व कर दो तो आ जाएगा 103.5। तो अप्रॉक्सीमेटली इसे क्या लिख सकते हैं, 104 पिकोमीटर लिख सकते हैं, ठीक। आसान सवाल, इजी तरीके से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कंपाउंड MpXQ हैज क्यूबिक पैक स्ट्रक्चर, ठीक, ऑफ X। तो MpXQ में क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, ठीक। इट्स यूनिट सेल स्ट्रक्चर इज शोन बिलो, ठीक है, जो राइट में बना रखा है ये इसका स्ट्रक्चर है। तो देखो X कहाँ कहाँ पे है, अगर हम इसे हाईलाइट कर दें तो देखो ये X है, ठीक, X दिखाना। X कहाँ कहाँ है, X सारे कॉर्नर्स पे है और हमारा फेस सेंटर्स पे है। X सारे कॉर्नर्स पे है तो फेस सेंटर पे, तो X आ गया 4 हमारे पास, ठीक। और M कहाँ कहाँ है, M है सारे, M 1 2 3 4, 4 कहाँ पे है, 4 हमारे एस सेंटर्स पे है और एक फेस सेंटर पे है, ठीक। तो M कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम M देख लो भाई, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम M कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम M कितना आ जाएगा, 1 तो आया कहाँ से, बॉडी सेंटर वाला जिसपे सर्कल का रखा है, और 1/4 इंटू 4 और आया, यानी कि कितने आ गए, 2। तो ये बन गया क्या, M2x4 यानी कि MX2 बन गया, MX2 बन गया। तो आंसर आ गया क्या, बी पार्ट, क्या आ गया, बी आ गया, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल इज। अब 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल की अगर हमें पैकिंग निकालनी है तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने आ गए इसमें। अगर नंबर ऑफ स्फीयर्स देखेंगे, स्फीयर्स क्या इसमें, सर्कल्स देख लो, तो ये आ गया 1/4 यहाँ से आएगा, 1/4 यहाँ से आएगा, 1/4 यहाँ से आएगा, 1/4 यहाँ से आएगा, क्योंकि जो सर्किल है वो कितनों से सराउंडेड होगा। अगर मैं इसे एक्स्ट्रापोलेट करके ऐसा बना दूँ एक, अरे अच्छा सा बनाता हूँ, ठीक, और इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ से।
ठीक, तो एक कॉर्नर देखना जरा कितनों से ऑक्यूपाइड है, कितनों से शेयर्ड है। एक कॉर्नर कितनों से शेयर्ड हो गया अभी यार, अच्छा बन नहीं रहा। एक कॉर्नर कितनों से शेयर्ड हो गया, 4 से शेयर्ड हो गया, तो एक में कितना पोर्शन आएगा, एक में आएगा 1/4। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने आ गए, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स जो आ गए वो आ गए 1/4 इंटू 4 प्लस 1 यानी कि 2 आ गए। ठीक, अब हमें पैकिंग एफिशिएंसी, क्योंकि 2D पैकिंग है, स्क्वायर 2 डायमेंशनल है, तो इसमें सर्कल्स आए होंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम ईटा लिखें दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √2a इज इक्वल टू आ जाएगा 4r के बराबर। तो ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर आ जाएगी 2√2r इंटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। तो ये आ गया 2 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2√2r का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 100 इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर। तो इससे कैंसिल हो गया, 2 चौका 8 आ गया, तो ये आ गया कितना 25 इंटू 3.14 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 78%। कितना आ जाएगा 78% के अप्रॉक्स में आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 78.54 आ जाएगा आंसर इसका। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं आनी चाहिए, आसान सवाल सीधे सीधे लग रहे हैं, है ना। तो सवालों में जो देखो ज़्यादातर सवाल पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। अब एक कॉम्प्रेंशन कह रहा है, कॉम्प्रेंशन क्या कह रहा है, इन द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स फ्रीक्वेंसी एनकाउंटर arrangement of atoms is described as a hexagonal prism. Here, the top and the bottom cell are regular hexagons of 3 atoms are sandwiched in between them. ठीक है, नीचे एक हेक्सागन है, ऊपर एक हेक्सागन है, बीच में 3 है। ठीक है, a space filling model of the structure of hexagonal clause, मतलब अगर space filling model बनाते तो उसे हम क्या कहेंगे, CP lattice कहेंगे, is constituted of a sphere of a flat surface surrounded in the same plane by 6 identical spheres closely as possible. The 3 spheres are then placed over the first layer so that they touch each other and represent the second layer. Each one of these 3 spheres touches the 3 spheres of the bottom layers. Finally, the second layer is covered with a third layer that is identical to the bottom layer. Is the in relative position. Assume the radius of atom is मतलब r है। तो जो पूछ रहा है SCP में कितने एटम्स होते हैं यूनिट सेल में, तो यार हम लोग ये तो बात पहले भी कर चुके हैं, पूरा डिटेल में थ्योरी में मैंने डिस्कस किया है। मैं फिर से एक बार ही कर देता हूँ कि शायद थ्योरी में तुम्हें कम समझ में आया हो, तो यहाँ पे भी एक बार डिस्कस किया जा सकता है SCP को। तो मैं कोशिश करता हूँ SCP में तुम्हें बनाने की। ठीक, मैं AI का थोड़ा सहारा लूँगा जिससे कि हमारे पास बढ़िया से फिगर आ जाए। थोड़े बड़े बना रहा हूँ जिससे कि तुम्हें मेरी बात और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आए। ठीक, एक लेयर हो गई। अब जो दूसरी लेयर है, मतलब एक लेयर और रखनी पड़ेगी ऐसी ही, तो इसे क्या करें, इसे पूरे को कॉपी कर लें और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक लेयर हो गई। इसके नीचे ये वाले को बिगाड़ देते हैं जिससे आसानी रहे थोड़ी, और एक लेयर रख लेते हैं यहाँ पे आइडेंटिकल स्फीयर्स की, एक लेयर यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक, जिसमें 3 स्फीयर रखेंगे। अब थोड़ा इसे सेट करके रख रहा हूँ, बस देख लेना यार। ये लेयर बड़ी होगी, मैं बाकियों को हटा रहा हूँ। ठीक, मैं बाकियों को हटा रहा हूँ ये मानते हुए कि ये तुम बात समझ रहे हो कि 3 कहाँ से है, पूरी लेयर होगी इलेबरेटेड, लेकिन 3 मैंने दिखा दी है। और एक लेयर इसके नीचे भी ऐसी रखी होगी, कॉपी कर लेते हैं, जो यहाँ पे रखी है। ठीक, अब जो हेक्सागन है अपना, अगर ध्यान से देखोगे तो हेक्सागन अपना कहाँ पे दिखाई देगा, हेक्सागन अपना ये दिखाई दे रहा है। हेक्सागन अपना ये दिखाई दे रहा है। ठीक, हेक्सागन दिखाई दिया।
अब ये हेक्सागन देखो अगर ध्यान से, तो कितने इसके कॉर्नर कितने स्फीयर्स को, कितने हेक्सागन को टच कर रहे होंगे। एक ऐसा हेक्सागन यहाँ पे ही बना सकता है, एक हेक्सागन यहाँ पे ही बना सकता है, और एक हेक्सागन नीचे ही बना सकता है। तो ये अपनी लेयर में कितने हेक्सागन को टच कर रहा है, 3 हेक्सागन्स को टच कर रहा है हर कॉर्नर। हर कॉर्नर कितने को टच कर रहा है, 3 को टच कर रहा है, और इसके ऊपर भी लेयर होगी, तो कॉर्नर इज शेयर्ड विद 6 यूनिट्स। तो लिखते हैं कॉर्नर इज शेयर्ड विद 6 हेक्सागन्स। ठीक, तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच कॉर्नर कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच कॉर्नर कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच कॉर्नर आ गया 1/6 का। ठीक, अब ये वाला जो फेस सेंटर है, ये हमारा क्या है, ये फेस सेंटर है। ठीक है, इसे हाईलाइट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो फेस सेंटर इज शेयर्ड विद, फेस सेंटर इज शेयर्ड विद 2 हेक्सागन्स। ठीक, तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फेस सेंटर कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फेस सेंटर कितना आएगा, वो आ जाएगा 1/2। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम्स कैसे निकालेंगे, देखो इसके नीचे भी एक हेक्सागन बिल्कुल आइडेंटिकल ऐसा बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल आइडेंटिकल एक हेक्सागन नीचे ही बना दिया, तो ये 2 हेक्सागन बन गए। अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो यहाँ से ये पूरा एक यूनिट सेल बन जाएगा ऐसा। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम्स कितने हो गए, ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने हो गए, कॉर्नर कितने गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 तो यहाँ आ गए, 7 8 9 10 11 12, 12 कॉर्नर्स आ गए। तो 1/6 इंटू 12 प्लस फेस सेंटर कितने आ गए, 2 प्लस 3 आइटम बीच में थे तो कितने आ गए, 6 दूनी 12, तो 2 प्लस 1 प्लस 3, यानी नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम्स कितने आ गए, 6 आ गए। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ये मैंने थ्योरी क्लास में भी ड्राइव किया था, फिर से ड्राइव कर दिया जिन्हें दिक्कत हो उनके लिए। ठीक, अब पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ एससीपी यूनिट सेल। तो वॉल्यूम भी निकाला था हम लोगों ने। वॉल्यूम कैसे निकाला था, अगर वॉल्यूम निकालने पे आ जाए तो वॉल्यूम भी हम फिर से कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं तुम्हें। तो ये एक लेयर है, एक लेयर, ये 2 लेयर ले लेते हैं और इसी को फिर हम लोग h/2 से निकाल देंगे। तो हेक्सागन इसमें बना लेते हैं, उससे पहले इसे लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, ये बचा। अब इसमें हेक्सागन बना लेते हैं फिर से। ठीक, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अगर तुमने नहीं पढ़ी है तो फिर तो पढ़नी जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि जेई एडवांस में क्वेश्चन आया। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हमें जो हाइट निकालनी है वो यहाँ से लेके इसके सेंटर तक की हाइट निकालनी है, यहाँ तक की। ठीक, बात यह है कि जब हम हाइट निकाल रहे हैं उस टाइम पे हमें ये बात पता है कि ये तीनों स्फीयर आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक, और ये स्फीयर भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक, और एक ट्राइंगल हम इसके बीच में भी बना सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल। ठीक, तो अगर हम इस ट्राइंगल का नाम रख लें ओ, इसे ए बी सी ले लेते हैं, ए बी और सी, और इसे ले लेते हैं ओ। तो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी को देखो जरा ध्यान से। अगर ए बी सी को देखोगे ध्यान से तो ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्री है। मैं इसे अगर बना दूं ऐसा फिर से, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्री है। ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये आर है।
तो हमें ए सी पता लग जाएगा। ए सी की वैल्यू जो होगी, अगर हम लिख दें cos 30 तो हो जाएगा r अपॉन ए सी। तो r की वैल्यू आ जाएगी ए सी कॉस, सॉरी ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है, r तो पता ही है। ए सी की वैल्यू हो जाएगी r sec 30 डिग्री। r sec 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो ये आएगा 2/√3। ठीक, तो ए सी निकल आया। अब ट्राइंगल जरा देखना, राइट एंगल ट्राइंगल देखना, ए सी ओ। अब ए सी ओ ट्राइंगल देखेंगे तो देखो कैसा बनेगा ट्राइंगल। ये भी एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिसमें ओ ए सी अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सॉरी उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया मैंने, मैं नाम उल्टे रख दिए, बस इसका नाम रख दें ए, इसका नाम रख दें सी। ठीक है, तो ओ ए क्योंकि एक के ऊपर एक लेयर है इसलिए वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी। और ए सी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2r/√3 है। इसकी वैल्यू हमें पता है 2r है, तो हमें ये निकालनी है। तो ये हम कैसे निकाल लेंगे, ओ सी इज इक्वल्स टू, हमें ओ सी तो निकालनी है, और ओ सी किसके बराबर है, ओ सी h/2 के बराबर है, हाफ ऑफ द यूनिट सेल, हाइट ऑफ द यूनिट सेल। तो ये क्या आ जाएगी, ओ सी इज इक्वल्स टू आ गई √of 2r का होल स्क्वायर माइनस 2r/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया कितना, √of 4r² माइनस 4r²/3। तो ये आ गया कितना, 4r² कॉमन ले लें तो बाहर आ जाएगा कितना, 2r इंटू √of 2/3। ठीक, √of 2/3 आ जाएगा। ठीक, 8 में से 4r ले लिया, फिर 1 माइनस 1/3 बचेगा, तो 2/3 बचा। अब ये ओ सी आ गया, तो वॉल्यूम जो आएगा, वॉल्यूम ऑफ एस सी पी यूनिट सेल कितना आ जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 6 इंटू, अब एस सी पी में क्या होगा कि 6 ट्राइंगल इक्विलैटरल बनेंगे, अगर तुम ध्यान से देखो 6 ट्राइंगल बनेंगे, और ट्राइंगल की लेंथ कितनी है, हमारी ट्राइंगल की लेंथ है 2r। तो 6 इंटू √3a/4 होता है, तो √3a/4 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई, h की वैल्यू आ गई 4r √of 2/3। तो ये आ गई 4r इंटू √of 2/3। ठीक, तो ये क्या हुआ, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 24, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 23 √2r³। तो ये वॉल्यूम आ गया। अब इसका आंसर देखो, मिलाओ जरा, 22 4√2r³ आ गया। ठीक, अब हमें निकालनी है एम्प्टी स्पेसेस, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ईटा इज इक्वल टू 6 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई 24√2r³ इंटू 100 करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी जो आ जाएगी वो 74% आ जाएगी। तो वॉइड स्पेसेस कितने आ जाएंगे, वॉइड स्पेस या वॉइड फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 26% आ जाएगा। तो बिल्कुल ये नोट्स का लिखा हुआ सवाल आया था जिस साल आया था, लेकिन फिर भी लोगों ने कुछ लोगों ने गड़बड़ करा, क्योंकि नोट्स ढंग से रिवाइज ना करने की वजह से ऐसा होता रहता है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मैचिंग कह रहा है। अब मैचिंग कह रहा है तो देखते हैं। मैचिंग कह रहा है, मैच द क्रिस्टल सिस्टम और यूनिट सेल मेंशन्ड इन कॉलम 1 विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेंशन्ड इन कॉलम 2, इंडिकेट योर आंसर डार्कनिंग द अप्रोप्रिएट बबल ऑफ 4x4 मैट्रिक्स इन द ORS। ठीक है, तो जो OMR शीट दी हुई थी 2007 का है, तो ये सवाल आया हुआ है। अब इसने कह रहा है सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक जो होते हैं वो यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल और क्यूबिक यूनिट सेल के लिए A = B = C और अल्फा = बीटा = गामा होते हैं। तो इसके लिए P ऑप्शन तो सही है यार, P सही लिखा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि R2 क्रिस्टल सिस्टम ना, ये तो एक क्रिस्टल सिस्टम के दो मतलब वो है प्रकार हैं, टाइप्स हैं लैटिसेस के। तो हैव टू ओनली 2 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स, नहीं ओनली 2 नहीं, इसमें तो तीनों 90 डिग्री हैं, बिलोंग्स टू सेम क्रिस्टल सिस्टम, ये बात सही है, तो पी एस आ गया है। ठीक, क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल। क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल के लिए क्या कहेंगे कि दो क्रिस्टल सिस्टम है क्यू, और केवल दो एंगल ऐसे हैं जो 90 डिग्री हैं। ठीक, क्यूबिक और टेट्रागोनल के लिए, क्यूबिक और टेट्रागोनल दो सिस्टम है और 90 डिग्री नहीं होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक क्या है, सॉरी क्यू और इसके लिए, सॉरी ये क्या है, जो रोम्बोहेड्रल और क्यूबिक दोनों के लिए पैरामीटर सेम होते हैं। ठीक है, ये मैं गलत बोल गया कि पैरामीटर दोनों के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं।
रोम्बोहेड्रल के लिए भी, और रोम्बोहेड्रल में भी पैरामीटर ए बी सी तीनों बराबर होते हैं, अल्फा बीटा एक सब बराबर होते हैं, लेकिन 90 के बराबर कुछ भी नहीं होता, तो पी क्यू आ जाएगा। हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक के लिए क्या कहेंगे? हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक के लिए ये दो अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, और ये क्या आ रहे हैं, इनमें दो एंगल कम से कम ऐसे हैं जो 90 डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, इनमें दो एंगल जो है वो कैसे हैं? 90 डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट वाला है, ये क्या कर रहा है? बैंड गैप इन जर्मेनियम इज स्मॉल। ये बिल्कुल ठीक बात है, जर्मेनियम में जो बैंड गैप होता है वो छोटा होता है, तभी जर्मेनियम को हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज करते हैं। द एनर्जी गैप ऑफ ईच जर्मेनियम एटम एनर्जी लेवल इज इन्फिनिटी स्मॉल। ये बात गलत है, इन्फिनिटी स्मॉल नहीं होता है, अच्छा खासा गैप होता है, तभी उसे सेमीकंडक्टर की तरह यूज कर पाते हैं। अगर ना के बराबर होता तो हम कहते हैं कि वो क्या है, ट्रू कंडक्टर की तरह बिहेव करता। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाई। किस में ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हैं? तो वो ZnS में है। तुम्हें ZnS का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। H2 माइनस क्या बनाता है? FCC लैटिस बनाता है, या फिर SCP लैटिस बनाता है, और दोनों में ही जो Zn2 प्लस है वो कहाँ रहता है? ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। यार अगर नहीं पता है तो ये लेक्चर देख लो, उसी में ये सारे क्रिस्टल टाइप मैंने पढ़ा रखे हैं। NaCl मतलब रॉक सॉल्ट टाइप है, ZnS मतलब है हमारा जिंक ब्लेंड, CaF2 माने फ्लोराइड, और Na2O माने एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो ये सारे ही करवा रखे हैं, तो ये देख लो तो हो जाएगा काम। ठीक, चलो भाई, अब हम लोग आ गए हैं मल्टी करेक्ट क्वेश्चन पे। मल्टी करेक्ट क्वेश्चन 2023 में आया और बहुत ही शानदार सवाल था। इसे जरा ध्यान से करेंगे तो फिर ये सवाल आसानी से हो पाएगा। ठीक, क्या कह रहा है? एटम्स ऑफ मेटल्स X, Y and Z forms face center cubic unit cell of edge length X, body center cubic edge length of Y and simple cubic cell of edge length LZ respectively। और ये कह रहा है कि RZ, RY और RX में रिलेशन है, MZ, MY और MX में भी रिलेशन है। अब ये कह रहा है कि सबके मासेस हमें पता है, तो और हमें रेडियस पता है। ठीक, तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी और इनके बारे में कमेंट करना है कि किसकी एज लेंथ ज़्यादा होगी, किसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक, तो जरा ध्यान से देखना भाई, हमें दे रखा है कि RZ जो है वो है √3/2 टाइम्स RY जो है वो 8/√3 टाइम्स RX है। डार्क करके लिख ले रहे हैं बस। MZ है वो 3/2 MY है, और MZ जो है वो 3MX है। ठीक है, और हमें डेंसिटी ऑफ X और Y में रिलेशन निकालना है, तो हम यहाँ पे निकालने की 3MX इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 MY, तो MX इक्वल्स टू हो जाएगा MY/2। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। पैकिंग एफिशिएंसी X कैसा है? X है फेस सेंटर्ड। X कैसा है? फेस सेंटर्ड। Y है BCC, और Z है सिंपल क्यूबिक। ऐसा ही है ना? Z है सिंपल क्यूबिक। अब पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? X की होगी, फिर Y की होगी, फिर Z की होगी, क्योंकि फेस सेंटर में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 74%, इसमें होती है 68%, और इसमें होती है 52%। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ यूनिट सेल X और Y और Z में रिलेशन सही दिया हुआ है, तो ए स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्वेश्चन मल्टी करेक्ट है। अगर एक आंसर निकाल के निकल गए हम लोग तो फिर बात सही नहीं रहेगी, हमें और भी बात करनी पड़ेगी। ठीक, अब जो X के लिए एज लेंथ है वो LX है, जो Y के लिए एज लेंथ है वो LY है, और जो Z के लिए है वो LZ है। अब जो एज लेंथ है वो FCC में कैसे रिलेटेड होती है? एज लेंथ जो होती है उसके लिए हम लिखते हैं √2LX इज इक्वल टू 4RX। ठीक, तो LX की वैल्यू जो आ जाएगी 4RX/√2, यानी कि 2√2RX के बराबर आ गई। इतनी बात क्लियर है? LY के लिए लिखते हैं √3LY, क्योंकि BCC है, इज इक्वल टू 4RY। तो जो LY की वैल्यू है वो हम लिख देंगे क्या कि 4RY/√3। ठीक, और LZ के लिए क्या लिखेंगे? LZ इज इक्वल टू 2
आर जेड, तो एल जेड की वैल्यू तो हमें गिवन है। अब हमसे कह रहा है कि एल वाई और एल जेड में रिलेशन निकालो। एल वाई और एल जेड में हमें बताना है कि कौन सा बड़ा होगा, ठीक। तो हम क्या करें, हम रेशियो ले लें। तो एल वाई अपॉन एल जेड का रेशियो अगर हम निकाल लें तो ये आ जाएगा 2RY अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 2RZ। तो ये 2 से 2 हम कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा क्या, 1/√3 टाइम्स RY अपॉन RZ, ठीक। अब RY अपॉन RZ की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। RY अपॉन RZ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RY अपॉन RZ जो आ जाएगा, मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, RY अपॉन RZ की वैल्यू यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ। तो RY अपॉन RZ कितना आ जाएगा, 2/√3 के बराबर। तो ये आ जाएगा कितना, 1/√3 इंटू 2/√3, ठीक, 2/√3। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा हम लोगों ने, √3y इज इक्वल्स टू हो गया कितना, सही लिख रहे हैं हम लोग, √3y इज इक्वल्स टू हो गया, ठीक है। ये सब वैल्यूज सही लिखी हैं, बस एक बार रीचेक कर ले यार, है ना, क्योंकि इससे अगर हम देख रहे हैं तो ये 2/3 आ जा रहा है। कुछ कैलकुलेशन एरर कर दी हम लोगों ने लग रहा है। हाँ यहाँ पे 4y था ना यार, यहाँ पे 4 था ना, यहाँ पे 4 था, 4 से गया 2 तो यहाँ पे 2 बच गया, तो यहाँ पे 2 बचा तो यहाँ पे 2 बच गया, तो यहाँ पे आ गया 4। सॉरी ये मेरी गलती हो गई है ना, मैंने से गलत लिख गया, तो इसे लिख देते हैं कितना, यहाँ पे हो गया 2 तो ये हो गया कितना, 2/√3 इंटू 2/√3, तो ये आ गया 4/3। तो जो एल वाई बाई एल जेड है वो आ गया 4/3, तो एल वाई की वैल्यू जो आ गई वो आ गई ग्रेटर देन एल जेड। सिंपल बात है क्योंकि बड़ा नंबर आ रहा 1 से, तो आंसर बी सही हो गया। अब एल एक्स और एल वाई में रिलेशन निकालना है, एल एक्स और एल वाई में रिलेशन निकालना है, तो एल एक्स अपॉन एल वाई निकाल लो। एल एक्स अपॉन एल वाई आ जाएगा 4RX अपॉन √2 इंटू 4RY इंटू √3। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √3/2 इंटू RX अपॉन RY। और यहाँ से RX अपॉन RY में रिलेशन निकाल लो ज़रा, यहाँ से RX और RY में रिलेशन निकालोगे तो RX अपॉन RY किसके बराबर आ जाएगा, RX अपॉन RY आ जाएगा √3/8 के बराबर, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना, √3/2 इंटू √3/8, तो ये जाएगा 3/8√2। तो जो LX आ रहा है वो बड़ा आ रहा है LY से। LX जो आ रहा है वो LX अपॉन LY की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, तो क्या हो रहा है, ये नंबर छोटा आ रहा है, तो LX इज स्मॉलर देन LY आ रहा है, ठीक, यहाँ से। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब डेंसिटी निकाल लेते हैं, डेंसिटी ऑफ एक्स और वाई निकालनी है। तो डेंसिटी ऑफ एक्स और वाई कैसे निकालेंगे, थोड़ा लेंथी सवाल है, मल्टी करेक्ट ना, थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ एक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाई निकालेंगे तो डेंसिटी किसके बराबर होती है, जेड इंटू मोलर मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ऑफ लेंथ, मतलब एल एक्स का क्यूब इंटू एन ए डिवाइडेड बाय जेड इंटू एम वाई डिवाइडेड बाई एल वाई का क्यूब इंटू एन ए से एन ए कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये जो आंसर आया जेड एक्स कैसा था, एक्स हमारा एफ सी सी था और वाई हमारा बी सी सी था। तो जेड ऑफ वाई और जेड ऑफ एक्स लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू एम एक्स अपॉन एम वाई इंटू एल वाई अपॉन एल एक्स का होल क्यूब, ठीक, ये आ गया। अब एम एक्स अपॉन एम वाई हम ऊपर से निकाल लेते हैं। एम एक्स अपॉन एम वाई की वैल्यू जो हमें पता है वो कितनी है, एम एक्स इक्वल्स टू एम वाई, एम एक्स अपॉन एम वाई की वैल्यू है 1/2, 1/2 है, तो ये आ गया किसके बराबर, 2 इंटू 1/2, और एल वाई बाई एल एक्स, एल वाई बाई एल एक्स हम लोगों ने निकाला, एल वाई बाई एक्स एल एक्स है 8√2/3, ठीक। तो ये आ जाएगा 8√2 डिवाइडेड बाई 3 का होल क्यूब, तो ये 1 हो गया। तो डी एक्स डेंसिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आ रही किससे, डेंसिटी ऑफ वाई, तो डेंसिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई आ रही, तो आंसर डी भी आ जाएगा। बहुत बड़ा सवाल था,
तसल्ली से लगाओगे तभी हो पाएगा, है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द क्यूबिक unit cell structure of a compound containing M and anion X as shown in the figure. When the compared to the anion, the cation has a smaller radius. ठीक है, choose the correct options. ठीक कह रहा है द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज mx। देखो जरा भाई, तो नंबर ऑफ x कितने आ गए, नंबर ऑफ x आ गए 1/4 इंटू 4 यानी कि 1 आ गए, और नंबर ऑफ m कितने आ गए, नंबर ऑफ m आ गए 1/2। फेस सेंटर पे है हमारा, ये कहाँ पे है, फेस सेंटर पे, फेस सेंटर पे तो 1/2 इंटू 2 तो 1 आ गया, तो ये mx तो आ गया, तो ये तो सही लिखा हुआ है। ठीक, द कैटाइन कह रहा है द कैटाइन m एंड x हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज। तो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज जो उनकी हैं वो सेम है, दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ रही है, दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगी। अगर तुम विजुलाइज कर पाओगे तो आसानी से आ जाएगी। अगर तुम एक कॉर्नर को पकड़ के चलो, एक फेस सेंटर को देख लो, तो फेस सेंटर से कितने एच सेंटर पास में होंगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा 8 ही पास आएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे वालों पे लगा नहीं है। मगर लेफ्ट वॉल पे मान लो, लेफ्ट वॉल के फेस सेंटर पे लगा है, तो एक राइट सामने फ्रंट टॉप पे लगा है, एक फ्रंट बैक टॉप पे लगा है, एक बॉटम टॉप पे लगा है, एक बॉटम बैक पे, तो ऐसी 4 पीछे होंगी सेम एक्सेस पे, तो 8 आ जाएगा, और उसके वाइस वर्सा भी 8 ही आ जाएगा। तो ये तो गलत हो गया। रेशियो ऑफ एम एक्स बॉन्ड टू द यूनिट सेल इज 0.866। अब इसे तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, ये तो मुश्किल काम है। देखो, तो रेशियो ऑफ एम एक्स बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक एज लेंथ। अब क्यूबिक एज लेंथ से अगर तुम्हें रेशियो निकालना है तो तुम्हें डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो आ जाएगी वो आ जाएगी, अगर हम इसे ए बी लिख लें, तो जो ए बी का होल स्क्वायर होगा वो होगा a² / 2 प्लस a²/4, यानी कि ए बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो √3 a² / 4 के बराबर आ जाएगी। तो √3 बाहर आ जाएगा, a/2 आ जाएगा, और √3 a/2 की वैल्यू हो जाएगी 1.732 इंटू a/2, तो ये आ जाएगा 0.68866। तो रेशियो निकालना था, तो रेशियो यही आ जाएगा, तो आंसर हमारा ये सही आ जाएगा। द रेशियो ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ कैटाइन टू एनाइन इज 0.414, तो ये बात सही नहीं हो पाएगी हमारी, तो आंसर क्या आ जाएगा, केवल ए और सी आ पाएगा, क्योंकि रेशियो हमने निकाली 0.866 आ रहा है। अब क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द क्यूबिक यूनिट सेल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब ये सिंपल सवाल है, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आसान आया है। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12। तो टॉप मोस्ट लेयर में जो एटम्स हैं उसमें 12 नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो बीच वाली लेयर में होंगे, जो टॉप मोस्ट होंगे उसमें ऊपर वाले तो एब्सेंट होंगे, तो उसमें 6 ही हो पाएंगे। ठीक, पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी के लिए कितनी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी के लिए 74% होती है, ये हम सब लोग जानते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल पर एटम आर 1 और 2, ये भी सही बात है, क्योंकि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितने होते हैं, नंबर ऑफ टीडी वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं कितने, 2n के बराबर, और नंबर ऑफ OH वर्ड्स कितने होते हैं, n के बराबर, इन केस ऑफ एफसीसी लेटेस्ट। ठीक, और यूनिट सेल जो एज लेंथ है वो √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द एटम है, तो 4r = हम लिखते हैं क्या, √2a, तो a की वैल्यू जो लिख लेते हैं वो 2√2 टाइम्स r के बराबर आ जाएगी, तो ये भी सही लिखा हुआ, तो आंसर इसका BCD मार्क कर देंगे। अगला क्या कर रहा है, कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आने चाहिए थे, नहीं तो बहुत देर लग रही है ना डिस्कशन में, मेंस का पेपर तो इतनी देर में 2 बार डिस्कस कर देता। क्या कह रहा था, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स आर। ठीक, फ्रैंकल डिफेक्ट्स इज यूजुअली फेवर्ड बाय अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटाइन एंड, बिल्कुल नहीं। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कैटाइन है वो इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ जाता है। जब इंटरस्टिशियल साइड में कैटाइन को बैठना है तो रेडियस बराबर नहीं हो सकती, ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, ये एक डिसलोकेशन डिफेक्ट है, ये बिल्कुल सही बात है। ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, ये एफ सेंटर की डेफिनेशन है। और शॉर्टकी डिफेक्ट्स हैव नो इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, ये भी सही बात है, क्योंकि डेंसिटी वगैरह हमेशा शॉर्टकी डिफेक्ट में कम हो जाती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं अफेक्ट होती हैं, लेकिन डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कंसीडर एन, अब हम लोग इंटीरियर टाइप क्वेश्चंस पे आ गए हैं।
कह रहा है कंसीडर एन आयनिक सॉलिड MX विद NaCl, कंस्ट्रक्ट अ न्यू structure Z whose unit cell is constructed from the unit cell of MX following sequence of the reaction instructions given below. Neglect the charge balance. ठीक, तो कह रहा है रिमूव ऑल द X आइंस एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। तो हमने क्या किया कि X जो माइनस था वो कहाँ पे था, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में था, और जो M था उसने हमारे पास क्या बनाया, फेस सेंटर्स पे लगाया और कॉर्नर्स पे लगाया। ठीक है, तो M हमारे पास कितने होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे, X हमारे पास 4 होने चाहिए थे। अब माइनस करना शुरू करते हैं। देखो भाई, रिमूव ऑल द आइंस X एक्सेप्ट सेंटर वन। तो कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड रिमूव कर दिए, 3 रिमूव कर दिए, तो बचे कितने, 1। ठीक, दूसरा कह रहा है रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर एटम M बाई X एटम्स। तो M को हटा के X लगा दिया हम लोगों ने, तो M को हटा के X लगाया, तो फेस सेंटर हटाने का मतलब क्या है कि कितने हट गए होंगे, 1/2 इंटू 6 यानी 3 हट गए, तो 4 माइनस 3 हो गया, और इसके यहाँ X आ गए 3, तो 3 प्लस 1 X फिर से हो गए 4 हमारे पास। ठीक, और M बचा 1। अब समझ गए, रिमूव ऑल द कॉर्नर ऑफ M। तो M कॉर्नर से हटा के कितने हो गए, 1 और हट गया, तो M बचा 0, X है 4। अभी ये स्टेप 1 थी, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 पे आ गए। स्टेप 4 में कह रहा है रिप्लेस द सेंट्रल X आइंस विद M। तो M से अगर हमें सेंट्रल लाइन को रिप्लेस करना है तो एक X कम हो जाएगा और एक M बढ़ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा MX3 टाइप का। तो एनाइन अपॉन कैटाइन का रेशियो बताना है, तो एनाइन कितना है, 3, और कैटाइन कितना है, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, आसानी से लाओगे तो लग जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ ए प्योर सब्सटेंस हैज फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ एज लेंथ 400। इफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन अ क्रिस्टल इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 256 ग्राम ऑफ क्रिस्टल इज n इंटू 10⁻24, द वैल्यू ऑफ n इज। ठीक है, तो FCC यूनिट सेल है, तो n की वैल्यू, z की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक, z की वैल्यू 4 है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, z इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू n है। ठीक, अब डेंसिटी हमें कितनी दी हुई, डेंसिटी हमें दी है 8 ग्राम पर सीसी, z की वैल्यू 4 है, इसकी m लिख लेते हैं, और m अपॉन a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब इंटू 6 इंटू 10⁻⁻20 प्लस 23। ठीक, तो m की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 8 इंटू 4 जा 64 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, तो ये 4 से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 16, 16 छक 96 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻1, ये आ जाएगा 76.8 ग्राम पर मोल। ठीक, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 256 grams will be equals to 256 divided by 76.8 into 6 into 10⁻23। ठीक, तो ये इसे काट दोगे, लगभग 20 आ जाएगा, तो ये लिखेंगे 20 इंटू सब कुछ कट के 20 बचेगा, तो 20 इंटू 10⁻23 यानी 2 इंटू 10⁻24 आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू जो लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी, 2 लिखी जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस दैट आर प्रेजेंट इन ए ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। या ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन में 8 होते हैं, इस बात को याद रखना, क्योंकि ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रन बना के उसकी एक साइड ऊपर से एक चोंच काट दो। ठीक, तो ये मतलब याद ही रखने वाला सवाल है, इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ अ मेटल हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 75 ग्राम पर मोल इज 5 एंगस्ट्रॉम which crystallizes in cubic lattice. If the density is 2 ग्राम पर cc, find the radius of the atom. तो हमें ये बताना पड़ेगा इसमें कि पहले की यूनिट सेल का टाइप क्या है। पहले हमें क्या सर्च करना है, पहले हमें सर्च करना पड़ेगा टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब टाइप ऑफ यूनिट सेल के लिए हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड हमें पता नहीं है, एम की वैल्यू हमें पता है, ए क्यूब की वैल्यू पता है और एन ए पता है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम जेड फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार जेड पता लग गया तो हमें यूनिट सेल पता लग जाएगा, यूनिट सेल पता लग गया तो हमें रेडियस पता लग जाएगी। ठीक, तो डेंसिटी दी है 2,
z की वैल्यू पता नहीं है, m 75 है, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻8 और इसे लिख लो 6 इंटू 10⁻23। देखो 6.023 लेने के लिए IIT खुद ही मना करती है। तो z आ गया 2 इंटू 125 इंटू 6 इंटू 10⁻1 डिवाइडेड बाई 75। तो 25 तिया 75, 25 पंजे 125 और ये आ जाएगा 2। तो जो z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई 2। अब z की वैल्यू 2 आने का मतलब लैटिस कैसा है, BCC है। अब BCC लैटिस के लिए क्या होता है, √3a इज इक्वल टू होता है 4r। तो r की वैल्यू आ गई √3a/4 और a की वैल्यू दी है 5 इंटू 10⁻⁻10। ठीक, 5 इंटू 10⁻⁻10। तो इसे जब सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 2.165 इंटू 10⁻⁻10 यानी कि 216.5 इंटू 10⁻⁻12 यानी कि 216.5 पिकोमीटर्स। और यही आंसर मार्क करेंगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन तो और मतलब बहुत ही सरल दिया हुआ है। क्या है, देखो जितने नीचे के क्वेश्चन आते जाएंगे ना उतना सरल है। देख रहे 2023 का सवाल कैसा आया था, 2023 में तो बड़ा सवाल आ गया था ना। तो 2023 वाला पेपर इसीलिए मुश्किल था, इसीलिए कट ऑफ भी थोड़ी सी वैसी थी। इन अ फेस सेंटर क्यूबिक lattice, the edge length is 400 picometers. Find out the diameter of the greatest sphere that can be fit into the interstitial void without distorting the lattice. तो कहाँ रख सकते हैं, ऑक्टाइडल void में रख सकते हैं। तो 4r इज इक्वल टू किसके बराबर है, √2a के बराबर है। ठीक, 4r इज इक्वल टू किसके बराबर है, √2a के बराबर। तो r की वैल्यू किसके बराबर आ गई, r की वैल्यू आ गई √2/4 इंटू a की वैल्यू है कितनी 400। तो ये आ गई 100 इंटू √2 पिकोमीटर। अब हमें पता है कि r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू होता है 0.414। तो r प्लस की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 0.414 इंटू √2 इंटू 200 इंटू 100। इसे जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 117.07 पिकोमीटर के बराबर आ जाएगा ये। ठीक, ठीक है। तो ये आसान सवाल थे, इसे हम लोगों ने कर दिए और यहाँ तक 2005 तक के हम लोगों ने सारे सवाल डिस्कस किए हैं सॉलिड स्टेट में। जो भी है होपफुली तुम्हें पसंद आया होगा जो भी किया है। अगला जो टॉपिक होगा उसका मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कि किसका PYQ आने वाला है। जो जो चैप्टर नहीं हुए उनका PYQ आएगा। मोस्ट प्रोबेबली एटॉमिक स्ट्रक्चर का PYQ करेंगे हम लोग। ठीक है, और थ्योरी वाले चैप्टर भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-4 दिन रुक जाओ, जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।